हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही बच्चों। तो बेटा हम लोग आ गए हैं कोन एंड सिलेंडर के अगले वीडियो पर। और बेटा इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, कुछ अच्छे सवालों को करेंगे। तो बेटा कोन एंड सिलेंडर की पूरी अलग प्लेलिस्ट है, नीचे उसका लिंक दिया है, उसको जाके स्टार्टिंग से पढ़िए। और भी बहुत से अलग अलग टाइप के वीडियो में अलग अलग टॉपिक के बेटा लोड कर रहा हूँ, तो उनको जाकर बेटा आप पढ़ते रहिए और इन्जॉय करिए। जो भी टॉपिक चाहिए हो, टॉपिक का नाम लिखिए और लिखिए बाय HD मैथमेटिक्स, है ना। तो चांसेस है वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा और प्ले लिस्ट पे जाके भी आप सारे टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। सब टॉपिक बेटा अलग अलग प्ले लिस्ट की फॉर्म में है, लेकिन स्टार्टिंग से हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, तब बातें समझ में आएंगी। चलिए बच्चों, हम लोग कोन एंड सिलेंडर का अगला वीडियो आज देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोन है और कोन का जो वर्टेक्स है अगर वो ओरिजिन है ना। मान लीजिए कोन है और कोन का जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स क्या है बच्चों, ओरिजिन है। तो मैंने बताया था जो कोन का इक्वेशन होता है बच्चों, वो 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन होता है XYZ में, है ना। तो मतलब कोन का जो इक्वेशन बनता है, देखो वो इस टाइप का बनता है, AX² BY² CZ² प्लस 2HXY प्लस 2FYZ प्लस 2GZX, है ना, बराबर 0। ठीक है। अगर बेटा कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है तो कोन का जो इक्वेशन बनता है वो XYZ में 2 डिग्री का बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन बनता है। ये बात हम जानते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो को बेटा जाकर जरूर पढ़ लीजिए। अब देखो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, अगर मान लीजिए मैं वर्टेक्स को, जो कि यहां पर ओरिजिन है ना, ओरिजिन है, इसको मैं शिफ्ट कर दूं अल्फा बीटा गामा पर, मतलब वर्टेक्स को मैं नए वर्टेक्स पर शिफ्ट कर दूं, तो देखो यही जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा। देखो वैसे हो जाएगा, x की जगह रखना पड़ेगा x माइनस अल्फा, y की जगह रखना पड़ेगा y माइनस बीटा, और z की जगह रखना पड़ेगा z माइनस गामा। देखो ये हमारा जो इक्वेशन है ये हो जाएगा a ब्रैकेट में x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में y माइनस बीटा का स्क्वायर, c ब्रैकेट में z माइनस गामा का स्क्वायर प्लस 2h, x की जगह आ गया x माइनस अल्फा और y की जगह आ गया y माइनस बीटा, और 2f yz है ना, y की जगह आ गया y माइनस बीटा और z की जगह आ गया z माइनस गामा, और 2g zx है ना, z की जगह आ गया z माइनस गामा और x की जगह आ गया x माइनस अल्फा बराबर 0। मतलब अगर आपको वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा पर आपने शिफ्ट कर दिया, तो अल्फा बीटा गामा पर अगर आपने वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया तो आप कोन की इस तरीके से नई इक्वेशन बच्चों यहां पर ये निकाल सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा। देखो जैसे आप ऐसा पहले भी करते आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अगर पैराबोला लिखते हैं y² बराबर 4ax, ये पैराबोला होता है ऐसे करके। अगर आप इसका वर्टेक्स अभी फिलहाल क्या है, ओरिजिन, अभी इसका वर्टेक्स फिलहाल क्या है, ओरिजिन। अगर मैं वर्टेक्स को अल्फा बीटा पर शिफ्ट कर देता हूं, अगर मैं वर्टेक्स को अल्फा बीटा पर शिफ्ट कर देता हूं, तो हमारा जो नया पैराबोला है देखो वो ये हो जाएगा, y की जगह y माइनस बीटा हो जाएगा और x की जगह हो जाएगा x माइनस अल्फा। तो देखो जो नया पैराबोला है वो अल्फा बीटा पर वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, वो कुछ ऐसे बनेगा, है ना। मतलब हमारा देखो जो एक्स वाई एक्सिस है वो वही रहा, जो हमारा पैराबोला है वो नए वर्टेक्स पर शिफ्ट हो गया, अल्फा बीटा पर शिफ्ट हो गया, है ना। ऐसा हर जगह होता है। जैसे सर्कल में भी ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए सर्कल अगर ये है आपके पास, है ना, इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 है, ठीक है ना। और अगर मैं सेंटर को, जैसे यहाँ पर वर्टेक्स को शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पर सेंटर को शिफ्ट किया जा रहा है, अगर मैं सेंटर को x अल्फा बीटा पर शिफ्ट कर दूं तो नया इक्वेशन देखो ये हो जाता है। ये कैसा सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। कैसे आया, x को x माइनस अल्फा रखा, y को y माइनस बीटा रखा। ये काम आप पहले से करते आ रहे हैं, इसको हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहते हैं, है ना। मतलब ये है, हालांकि यहाँ पर जो है ओरिजिन को शिफ्ट नहीं किया, शिफ्ट हमने उसके वर्टेक्स को किया, लेकिन वो देखने का तरीका उसका उल्टा होता है, वही होता
है ना, ऐसा है यहाँ पर, मतलब ओरिजिन तो वही रहा। जैसे भाई ये हमारा एक्स वाई एक्सिस था, तो इसका ओरिजिन वही रहा, और ये भी अभी देखो एक्स वाई एक्सिस रहा, लेकिन जो पैराबोला है, जो हमारा कोनिक है, उसका वर्टेक्स शिफ्ट हुआ या उसका यहाँ पर सेंटर शिफ्ट हुआ। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। एक्चुअली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का ये उल्टा कॉन्सेप्ट है ना। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा हमेशा, कभी भी। देखो ध्यान दो, अब जैसे देखो बेटा, इससे आप बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लो अगर हमें एक क्वेश्चन दिया गया, मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया, इफ इक्वेशन ऑफ कोन इज 3x² प्लस 4y² माइनस 5xy, ठीक है, प्लस 4yz बराबर 0। मान लो आपको ये इक्वेशन एक दिया गया है ना, और हमसे कहा गया कोन का इक्वेशन ये है, और हमसे कहा गया कि फाइंड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कोन इफ इट्स वर्टेक्स इज शिफ्टेड एट 1 - 2 and 3। मान लो इसका वर्टेक्स हमने इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। देखो ध्यान दो, ये जो इक्वेशन है बेटा, ये 2 डिग्री में होमोजीनियस है, x² y² है ना, 2 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ भी देखो 2 डिग्री, यहाँ भी देखो 2 डिग्री, ये इक्वेशन 2 डिग्री में होमोजीनियस है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। अगर मैं वर्टेक्स को इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दूं तो नया इक्वेशन देखो कैसे मिलेगा। x को रख दोगे x - 1, y को रख दोगे y + 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और z को रख दोगे z - 3। तो क्या हो जाएगा, देखो हमारा जो नया इक्वेशन है वो देखो, न्यू इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x - 1 का स्क्वायर, 4y + 2 का स्क्वायर माइनस 5xy, x - 1 और y + 2 और प्लस 4yz। y क्या है, y + 2 और z क्या है, z - 3 बराबर 0। देखो ये हमारा नया इक्वेशन कोन का सीधे सीधे आ जाएगा। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन करने के मेथड से, ये सब क्वेश्चन बेटा हमारे सामने आते रहते हैं, इनको लिखो जरा ध्यान से। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं तुमको एक इम्पॉर्टेंट बात अभी और बताता हूँ। देखो जैसे वो बात यहाँ पर ये है, जैसे कि मान लो ये जो हमने यहाँ पर कोण लिखा है, अब इस कोण का जो नया वाला कोण आया है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, कुछ और है। इसलिए ये जो इक्वेशन है, इसका होमोजीनियस होना जरूरी नहीं है, मतलब बल्कि ये होमोजीनियस नहीं होगी। इसमें हर टर्म की डिग्री 2 हो जरूरी नहीं है। इसमें खाली x भी आएगा, खाली y भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो जरा एक बार, जैसे कि इसमें इस इक्वेशन में मतलब कितने कांस्टेंट हैं, जरा इस बात को समझा जाए। देखो जैसे कि देखो अल्फा बीटा गामा तो दिया होगा, है ना, अल्फा बीटा गामा जो वर्टेक्स ऑफ कोन है वो तो दिया होगा। एक्स वाई जेड तो वेरिएबल हो गया, तो कांस्टेंट क्या क्या हुए, ए बी सी एच एफ जी, ये 6 कांस्टेंट हुए। लेकिन देखो 6 नहीं है, अगर मैं काम करूं पूरे को g से डिवाइड कर दूं, जैसे मैं पूरे को g से डिवाइड कर दूं, मान लीजिए डिवाइड बाय g, तो ये हो जाएगा a बाई जी, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा b बाई जी एंड सो ऑन, ये हो जाएगा देखो c बाई जी। ऐसे करते तो क्या होगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट एक कम हो जाएगा, है ना। जैसे तो कोई इसको नया कांस्टेंट मान लेंगे, इसको नया कांस्टेंट मान लेंगे, और लास्ट में क्या होगा, ये 2z माइनस गामा और x माइनस अल्फा हो जाएगा। तो मतलब जो हमारे नंबर ऑफ कांस्टेंट आपको 6 दिख रहे थे, वो 6 नहीं बल्कि 5 हैं। जैसे कि मान लो आप इक्वेशन ऑफ लाइन ले लें, आप इक्वेशन ऑफ लाइन ले लें, कोई आपसे पूछे कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो वैसे तो इसमें 3 दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप c से डिवाइड कर दें तो ये देखो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप c से इसको डिवाइड कर दें और इसको नया कांस्टेंट मान लें ax प्लस by, तो मतलब इसमें जो हमारे कांस्टेंट हैं इनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। एक्चुअली आर्बिट्रेरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन के बदलने पर अपनी वैल्यू को बदल देते हैं। जैसे 2 टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एक होता है अब्सोल्यूट, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, रियल नंबर्स हैं, ये सब अब्सोल्यूट कांस्टेंट हैं क्योंकि इनकी वैल्यू वही रहती है, 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा। लेकिन इस टाइप के जो कांस्टेंट है एबीसी वाले, इनको हम आर्बिट्रेरी कहते हैं। आर्बिट्रेरी क्यों, क्योंकि ये अपनी वैल्यू क्वेश्चन के बदलने पर बदल सकते हैं।
तो मतलब इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन में 3 कांस्टेंट नहीं बल्कि 2 कांस्टेंट हैं। 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 2 डायमेंशन में, ये कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये 2 डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ लाइन है, मतलब एक्स वाई प्लेन पर ये इक्वेशन ऑफ लाइन है ना भाई। इक्वेशन ऑफ लाइन भी अलग अलग प्लेन में अलग अलग होगी। जैसे ये 2D में इक्वेशन ऑफ लाइन है, 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी नहीं होती है, बल्कि 3D में प्लेन ऐसा होता है। 2D में ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और 3D में यही चीज प्लेन बन जाएगी। अगर हम 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे तो वो इस टाइप की होती है, x माइनस अल्फा अपॉन एल वाई माइनस बीटा अपॉन एम, है ना। ये सब बातें भाई दिमाग में रखो, आनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन का मतलब एक्स वाई वाले प्लेन में ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक्स वाई वाले प्लेन में इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालना होगा तो हमें 2 कंडीशन चाहिए, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। अब 2 कांस्टेंट को निकालने के लिए आपको 2 कंडीशन चाहिए। बात समझे ना भाई। अगर 2 चीजें हमको मिल जाएं तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएं तो 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन आप निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्स वाई वाला इंटरसेप्ट दे दिया जाए तब भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन को निकाल सकते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो 6 दिख रहे थे वो 6 नहीं है बल्कि 5 ही है, क्योंकि किसी से भी डिवाइड कर दो, जी से डिवाइड कर दो या ए से डिवाइड कर दो या बी से डिवाइड कर दो, और डिवाइड के बाद जो नई चीजें हैं उनको नया कांस्टेंट मान लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इक्वेशन ऑफ कोन को अगर निकालना चाहते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ कोन, अगर आप जनरल इक्वेशन ऑफ कोन को निकालना चाहते हैं, मतलब जिसका वर्टेक्स जरूरी नहीं कि ओरिजिन हो, कुछ भी हो सकता है, अगर आप ऐसे कोन को निकालना चाहते हैं तो हमको 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल रहे हैं, मतलब 5 अलग अलग कंडीशन आपको चाहिए होंगी। तो इस बात को ध्यान रखना। ये अपने आप में छोटा मोटा एक क्वेश्चन भी है, कई बार प्रूव करने को आता है, मतलब ऐसा प्रूव करने को बोलेंगे, है ना, प्रूव दैट टू फाइंड एनी इक्वेशन ऑफ कोन वी नीड 5 डिफरेंट कंडीशंस, है ना, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से बात प्रूव हो गई कि क्योंकि इसमें 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं इक्वेशन में। तो जब 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ कोन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको 5 अलग अलग कंडीशन मतलब मिली होंगी या सवाल में दी गई होंगी। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, इस बात को लिख लो। सिंस इन लास्ट इक्वेशन वी हैव ओनली 5 different arbitrary constants, therefore we need 5 different conditions to find the equation of cone, है ना। ये अंग्रेजी मुझे बोलनी पड़ती, कई बार हंसी आती है, बच्चों को बड़ा मजा आता है, सर अंग्रेजी लिखवाइए थोड़ी सी। सर क्या मैथ्स पढ़ाते रहते हो, थोड़ी अंग्रेजी लिखवाइए सर, मजा नहीं आ रहा लाइफ में। हमने अपना ऐसा मूड बना लिया है, बिना अंग्रेजी लिखे हम सोचते नहीं कि पढ़ाई लिखाई हुई है, कॉन्सेप्ट को तो हम साइड लाइन कर देते हैं, जो आजकल स्कूल वालों ने किया हुआ, जितने प्राइवेट स्कूल महंगी महंगी फीस आपसे ले रहे हैं, है ना। देखिए अगर एक बच्चे की फीस तो साल की 50,000 भी मिनिमम ले रहे हैं, तो आप देखिए 10-12 साल की पढ़ाई की, और वो क्या बोल भाई थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखा रहे हैं, वही बच्चों को आती नहीं। खैर चलिए जाने दीजिए बेटा, ये डिस्कशन तो लंबा है, आप बुरा मत मानिएगा, है ना। मतलब कि सच्चाई है, ये सोसाइटी की सच्चाई यही जो आपको बताई, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर हमें कौन की क्वेश्चन चाहिए तो हमें 5 अलग अलग कंडीशन चाहिए होगी कौन को निकालने के लिए। देखो अब हम लोग एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पर बच्चों करने जा रहे हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों हम लोग आज यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन देखो क्या है। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। देखो बच्चों क्वेश्चन ये है, अगर कोई हमारा कोण 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास हो, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस जो हमारे स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये देखो हम यहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। शो दैट इक्वेशन ऑफ कोन पासिंग थ्रू 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब देखो ध्यान देना, जैसे मैं लिखूं एक्सिस,
ए एक्स ई एस, एक्सिस का मतलब तीनों एक्सिस की बात की जा रही है, ये एक्सिस का प्लूरल है। और खाली एक्सिस लिखूं ए एक्स आई एस तो मतलब सिंगल एक्सिस की बात की जा रही है। जैसे मैंने कहा कोऑर्डिनेट एक्सीज, ये एक्सीज हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक्सिस की बात एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने एक्सीज लिखा है, कोऑर्डिनेट एक्सीज, 3 कोऑर्डिनेट एक्सीज। ठीक है, इज एफ वाई जेड प्लस जी एक्स जेड प्लस एच एक्स वाई बराबर 0। मतलब देखो ये इक्वेशन होगी कोण की, और ये याद रखो बेटा, इसको याद रखो, ये अपने आप में क्वेश्चन भी है कि अगर कोई कोण 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास हो रहा है तो उसका जनरल इक्वेशन ये होगा। देखो अब तुमसे कोई पूछे कि इसमें कितने कांस्टेंट हैं, तो 3 नहीं, 1 से डिवाइड कर दो तो 2 ही बचेंगे। तो मतलब अगर कोई कोण 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है तो आप उसका इक्वेशन ये लिख दोगे। अब उसके बाद आपको 2 कंडीशन और चाहिए होंगी, कोई भी 2, जिससे आप कोण की इक्वेशन को निकाल पाओ, है ना। क्योंकि देखो भाई, देखो टोटल इन जनरल कोण में 5 कांस्टेंट थे, अब 3 एक्सिस से पास कर रहा है, इसके बाद 3 कंडीशन दे दी गई तो 3 कांस्टेंट कम हो गए, तो कितने कांस्टेंट बचे इसमें, केवल 2। 3 दिख रहे हैं, 3 नहीं है, केवल 2 हैं, है ना, ये बात ध्यान रखना। अच्छा अब देखो बच्चों, इस बात को हम कैसे यहाँ पर प्रूव करेंगे, ये अपने आप में क्वेश्चन भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है ना। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, ये अपने आप में क्वेश्चन भी है और इसको याद रखिए कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर कोई कोण पास होगा तो उसका जनरल इक्वेशन हम लोग इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, अब जैसे कोण अगर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड एक्सिस से पास कर रहा है, तो मतलब ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस जो हैं, ये कोण की सरफेसेस पे लाई करेंगी। बोलो बात समझ रहे हो कि नहीं। मान लो ये हमारा कोण है, ये इसका वर्टेक्स है, ये हमारा कोण है, तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तीनों एक्सिस से पास कर रहा है कोण। तो इसका मतलब ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है ना, थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिन करो, ये एक्स वाई जेड एक्सिस जो है हमारी, ये कोण की सरफेसेस पे होंगी, और ये तीनों एक्सिस चूंकि ओरिजिन पर मिल जाती हैं, भाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ओरिजिन है, तो मतलब ये तीनों एक्सिस कोण की सरफेसेस पे हैं। इसका मतलब ये तीनों ही कोण के जनरेटर हैं, है ना। जो भी लाइन कोण की सरफेस पे होती है, कंप्लीटली कोई भी लाइन अगर कोण की सरफेस पे है, इसका मतलब वो क्या हुआ, कोण का जनरेटर हो गया। जैसे कि मैं आपको एक कोण का डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूँ, रुकिए जरा, रुकिए 2 मिनट रुकिए। एक कोण का डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊं जरा बच्चों, बस 1 सेकंड रुकिए जरा। ये मेरे पास पेज है मान लीजिए, तो ये मैंने अपना क्या किया, कोण बना दिया। ठीक है, ये कोण बना दिया, कोण दिख रहा है, कर जाने दो। तो मान लो 3 एक्सिस है ना, कोई भी लाइन अगर कोण की सरफेस पे लाई कर रही है कंप्लीटली, तो इसका मतलब वो कोण की एक जनरेटर है, जनरेटर का एक पार्ट है या जनरेटर है। तो ये तीनों लाइनें चूंकि कोण की सरफेसेस पे पास कर रही हैं और तीनों ही ये ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये जो कोण है इसका वर्टेक्स ओरिजिन हो गया और ये एक्स वाई जेड एक्सिस इसकी जनरेटर्स हो गए, है ना। और ये तीनों परपेंडिकुलर जनरेटर हो गए, बाई चांस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ना भी हो जरूरी नहीं, यहाँ पर खैर परपेंडिकुलर भी हो गए। तो ये बात ध्यान रखना। पहली बात तो यहाँ पर ये लिखनी है कि सिंस ऑल दीज एक्सिस, तीनों एक्सिस मतलब पासेस थ्रू, ठीक है, पासेस थ्रू सरफेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं सरफेस ऑफ कोन, ठीक है। देयरफॉर, शॉर्ट में लिख रहा हूं जल्दी जल्दी, देयरफॉर these are generators, these are generators of cone, है ना, and vertex of cone is origin। तो कोन का वर्टेक्स क्या हो गया, ओरिजिन, ये कंफर्म हो गया, ठीक। अब चूंकि कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है तो हम कोन का इक्वेशन ये लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) बराबर 0। क्योंकि कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है तो हम कोन का इक्वेशन देखो बच्चों यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अच्छा,
अब ध्यान दो, जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है और कोन का जनरेटर उसका डीसी एलएमएन है, अगर कोन के किसी भी जनरेटर का मतलब वो लाइन जो कोन की सरफेस पे है ना, कोन के जनरेटर का डायरेक्शन कोसाइन अगर एलएमएन है, ये बात मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, तो एलएमएन इसको सेटिस्फाई करता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको जो है बच्चों याद रखिए, ठीक है। 2GZX ln बराबर 0, तो कौन जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कौन जो है मतलब एलिमेंट जो है वो कौन को सेटिस्फाई करेगा। एलिमेंट क्या है, जनरेटर का डायरेक्शन कोसाइन है। अच्छा, अब देखो चूंकि इसका जो जनरेटर है वो एक्स एक्सिस है। अब आप ध्यान दो, जैसे जो एक्स एक्सिस होता है बच्चों, ध्यान देना, जो एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है 100, है ना, ये बात ध्यान रखना। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये सब मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। नीचे वीडियो के मैंने लिंक भी दिया है, आप जाइए उस वीडियो पर डिटेल से देखिए। हालांकि वो वीडियो मैंने क्लास 12 आईआईटी के लिए अपलोड किए हैं, लेकिन वो आईआईटी का सिलेबस और आईआईटी का जो स्टैंडर्ड है बेटा बहुत अच्छा होता है, उसमें अलग अलग देखिएगा। स्टार्टिंग के वीडियो अगर आप पढ़ेंगे उसमें प्लेलिस्ट पे जा करके नीचे लिंक दिया है, इसको टच करते ही आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के 5-6-8 वीडियो अगर आप पढ़ लेंगे कि एक्स एक्सिस क्या होता, वाई एक्सिस क्या होता, जेड एक्सिस क्या होता, एक्स वाई प्लेन क्या होता, ये सब बहुत डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो खैर, एक्स एक्सिस का डीसी ये होता है और वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जो है वो ये होता है, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है 001। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन भी एक प्रकार का डायरेक्शन रेशियो होता है। डीसी जो है वो स्पेशल टाइप के डीआर होते हैं, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ डिटेल से। अब ये सब क्या होते हैं मैं यहाँ नहीं बता सकता बेटा, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम तुम्हें 2-3 क्लास देनी होंगी। वो सब मैंने दी हुई हैं, नीचे लिंक दिया है, उसको जाके पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उसको जाके टच करिए, आप पुराने वीडियोज में पहुँच जाएंगे, अच्छे से पढ़ लीजिए उसको एक बार। तो मतलब देखो, जैसे कि चूंकि एक्स एक्सिस इसका जनरेटर है तो इसीलिए एलिमेंट ये हो गया, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। वाई एक्सिस भी इसका जनरेटर है तो एलिमेंट ये हो गया, ये भी सेटिस्फाई करेगा। और जेड एक्सिस भी इसका जनरेटर है तो एलिमेंट ये हो गया, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब सबसे पहले अगर हम 100 इसमें पुट कर दें, मतलब एलिमेंट की जगह 100 पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, देखो ए, ये सब जीरो है ना, एल एम एन की जगह इसको पुट कर दिया, ये भी जीरो क्योंकि एम जीरो है, ये भी जीरो, एन जीरो है ना, और एल और एन, तो एल एम एन की जगह अगर हमने इसको पुट कर दिया 100, है ना, अगर हमने एल एम एन की जगह 100 पुट कर दिया इसमें, तो ये जीरो, एल एम एन, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये जीरो। तो इसका मतलब देखो बच्चों, यहां से ये हुआ कि हमारा ए 0 हो गया, ठीक है ना, बाकी सब तो 0 हो ही गया। अच्छा, अगर हम 0-1-0 पुट कर दें, क्योंकि वाई एक्सिस भी सेटिस्फाई करेगा इसको, तो एल की जगह 0, एम की जगह 1, एन की जगह 0 रख दो इसी में, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 0, केवल बी बचेगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो बी भी 0 हो गया। और अगर 0-0-1 पुट कर दें एल एम एन की जगह पर, तो केवल सी बचेगा, तो मतलब ए बी सी की वैल्यू 0 आ गई। और अगर हम ए बी सी की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में रख दें जो हमने स्टार्टिंग से कोण की मानी हुई है, तो क्या मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx बराबर 0, है ना। अगर हम ए बी सी को 0 इसमें रख दें तो देखो ये हमारे कोण का इक्वेशन आ जाएगा। A0 B0 C0 यहाँ पर रख दिया जाए तो देखो ये हमारे कोण का इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यही हमको प्रूव करना था। और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 कांस्टेंट डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसको हमें याद भी रखना है।
कि भाई अगर हम ऐसे किसी कोण का एक क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होता है, या मतलब ऐसा कह दो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस उसके सरफेस पे लाई करते हैं, या ऐसा कह दो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस उसके जनरेटर्स हैं, एक ही बात है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है बेटा ना, ये परपेंडिकुलर है, मतलब इसके पास 3 जनरेटर हैं और तीनों के तीनों जो जनरेटर हैं वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ये बात यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, है ना। तो इसका मतलब ये हमारा देखो इक्वेशन आ गया है हमारे कोण का। तो ये बात बच्चों यहाँ पर हमको ध्यान रखनी है, और इसको ध्यान रखना बेटा यहाँ पर बहुत जरूरी, इसका हम लोग आगे चल के बहुत एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतनी ही बातें हम लोगों ने पढ़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखी। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बातें सीखेंगे। बहुत लंबे वीडियो बना दो बच्चे बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं तो रोना धोना नहीं है बेटा, मन से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। पढ़ाई जो है बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़ाई अगर आप करेंगे तो लाइफ के सारे सुख मैथमेटिक्स में ही हैं और कहीं नहीं जाना। आप इधर उधर जो दुनिया भर के सुख ढूंढ रहे हैं ना, इन सब से आपका मोह बहुत जल्दी भंग हो जाएगा। इन सभी सुखों से आप बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे और अंत में लौट के आपको पढ़ाई पर आना पड़ेगा। जो बेटा एक बार पढ़ाई कर लेता है ना, वो इससे दूर नहीं जा सकता। यही हमारा भगवान है ना। तो जो एक बार भगवान के पास आ जाता है अपने, वो इससे दूर नहीं जाता। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।